हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो देखिए, रासायनिक संयोग के नियम चल रहे थे और उन रासायनिक संयोग के नियमों में से कल जो आपको रेसिप्रोकल रा अर्थात व्युत्क्रम अनुपात का नियम कल हम आपको बता रहे थे। टाइम ओवर हो जाने की वजह से बेल लग गई थी, नहीं बता पाए थे। आज हम चर्चा करते हैं व्युत्क्रम अनुपात के नियम की, और बहुत इम्पॉर्टेंट नियम है, बहुत महत्वपूर्ण नियम है। तो आइए देखिए चर्चा करते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या आपको स्पष्ट दिख रहा है? ठीक है। लॉ ऑफ रेसिप्रोपोर्शन, ठीक है। व्युत्क्रम अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है ना। इस नियम की खोज रिश्टर ने की थी। रिश्टर कहीं कहीं पुस्तक में, बुक्स में रिटर लिखा होगा, ठीक है ना, ऐसे लिखा होगा रिक्टर या रिश्टर भी हो सकता है, ठीक है। और कब की थी? इन्होंने जो खोज की थी 1792 में की थी। 1792 में रिश्टर ने व्युत्क्रम अनुपात के नियम की खोज की थी, और इन्होंने अपने नियम में यह बताया था, ठीक है ना, जब दो तत्व, ठीक है ना, जब दो तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं, जब दो तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं किसी तीसरे तत्व की निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती हैं, ठीक है ना, तो वह उसी अनुपात में संयोग करती हैं जो उनका एक निश्चित अनुपात होता है। जब दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं आपस में संयोग करती हैं, ठीक है ना, संयोग करती हैं और पदार्थ बनाती हैं, तो वह जब तीसरे तत्व के से संयोग करेंगी तो वो तीसरे तत्व से उसी अनुपात में संयोग करती हैं जो एक सरल गुणित अनुपात में या सरल अनुपात में रहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इसको इस प्रकार परिभाषित किया गया, फिर से देख लीजिए। जब दो तत्वों के भिन्न भिन्न मात्राएं या द्रव्यमान किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, और यदि दोनों तत्वों में कभी संयोग हो सके तो वो उसी अनुपात में अथवा इसके एक सरल गुणित अनुपात में संयोग करेंगे, ठीक है। नहीं समझ में आया? फिर से समझ लीजिए। कहने का दास है, जब दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं या भिन्न भिन्न द्रव्यमान, ठीक है ना, किसी तीसरे तत्व के, ठीक है ना, अलग अलग या कह सकते हैं अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, तो वो एक उसी अनुपात में या उसी सरल गुणित अनुपात में संयोग करेंगी, ठीक है ना। आइए उदाहरण के तौर पे देखते हैं। उदाहरण में देखिए, ये हम डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे बना देते हैं डायग्राम। ये देखिए, ये एक डायग्राम है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ना दिख रहा हो तो दूसरा बना लीजिए फिर, ठीक है ना, और बड़ा बना सकते हैं। ये इस तरह से आप बना सकते हैं। यहाँ पर बेटा कार्बन है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो कार्बन ऑक्सीजन से संयोग करता है तो क्या बनाता है? CO2, ठीक है ना। मतलब एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं, एक तत्व की जब दो तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं या अलग अलग द्रव्यमान किसी तीसरे तत्व के, ठीक है ना,
तीसरे तत्व के से एक निश्चित मात्रा से संयोग करते हैं, तीसरे तत्व के एक निश्चित मात्रा से संयोग करते हैं, तो वो उसी अनुपात में या सरल गुणित अनुपात में संयोग करेंगे जो उनमें एक निश्चित अनुपात होता है। अब देखिए यहाँ पर जो दे रखा हुआ है वो हाइड्रोजन से, ठीक है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करता है तो क्या बनाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन की मात्रा और हाइड्रोजन की मात्रा, ठीक है ना, दो तत्व हैं जो कि भिन्न भिन्न द्रव्यमान से संयोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करेगा तो क्या बनाएगा बेटा, CH4 बनाएगा। तो यहाँ पर ये व्युत्क्रम अनुपात का नियम होता है, ठीक है ना। कैसे होगा, देखिए कार्बन ऑक्सीजन CO2, तो CO2 का जो अनुपात निकलेगा वो CO2 का अनुपात निकले, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है बेटा, कार्बन का परमाणु भार होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होगा 12:32, समझ आ रहा है ना। कार्बन का परमाणु भार 12 ऑक्सीजन के 32 ग्राम से संयोग करता है, या हम इसको कह सकते हैं 4×12, क्या लिख सकते हैं 4×12 4×32, ठीक है ना, 3:8 के अनुपात पे। दूसरा तत्व क्या है, इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करता है, ठीक है ना, तो यहाँ क्या बनाता है H2O बनाता है, आपको दिख रहा है मेरा फिगर, H2O बनाता है। तो H2O में हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना बेटा, 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होगा 2, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है 16, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। तो 2:16, या तो हम इसी को लिख सकते हैं क्या, ठीक है ना, इसी को लिख सकते हैं 4×12, तो इसको हम कर सकते हैं 1:8 बेटा, कर सकते हैं ना, 2 × 16, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन कार्बन के पास से संयोग करता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ भी संयोग करता है, तो इनका भारात्मक अनुपात क्या होगा 8:8, देखिए सेम आ रहा है ना। और यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन का जो अनुपात होगा वो क्या निकल रहा है 3:1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बाद बचा आपका ये वाला कार्बन हाइड्रोजन जो संयोग करता है और किसका निर्माण करता है बेटा, CH4 का निर्माण करता है। तो CH4 का जो निर्माण करेगा तो यहाँ कार्बन का परमाणु भार कितना होता है बेटा, कार्बन का परमाणु भार होता है 12 ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होगा, वो सॉरी हाइड्रोजन का परमाणु भार 4। अगर हम इसको काटते हैं, यहाँ पे भाग देते हैं, तो इसका हम रेशियो अगर निकालते हैं तो क्या निकाले 4×4 4×12, 3:1 आएगा कि नहीं आएगा, ये देखिए वही अनुपात आ गया, कार्बन 3:1 और हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन का जो अनुपात होगा 3:1 है। यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन का जो अनुपात आ रहा है वो 3:1 है, अतः उसी अनुपात में संयोग करेंगे। जब दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं या भिन्न भिन्न द्रव्यमान, ठीक है ना, किसी तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, तो वो एक उसी अनुपात में या उसी सरल अनुपात में या उसी सरल गुणित अनुपात में संयोग करेंगे जो उनमें एक सरल भारात्मक अनुपात होता है। तो इसी को रेसिप्रोकल का नियम कहते हैं। कार्बन ऑक्सीजन संयोग करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, या कार्बन 12:32 कार्बन के भारात्मक भाग 12 और ऑक्सीजन के 32 भाग से संयोग करता है, अर्थात 3:8, ठीक है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से विक्रिया करके जल बनाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन H2O बना, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भारात्मक अनुपात होगा, ठीक है ना, 2:16। मतलब जब दो तत्वों की भिन्न भिन्न द्रव्यमान, देखिए भिन्न भिन्न द्रव्यमान है, ठीक है ना, या इसी को हम लिख सकते हैं 1:8। तो यहाँ तत्वों का जो अनुपात सॉरी ऑक्सीजन का सेम आ रहा है 8, ये देखिए, और
कार्बन हाइड्रोजन का जो आ रहा है वो 3:1 आ रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, विक्रम में कार्बन और हाइड्रोजन अर्थात कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके मीथेन गैस बनाता है। तो ये देखिए मीथेन 12:4, इसी को हम लिख सकते हैं 3:4, वही रेशियो आ गया ना 3:4 का, तो सरल गुणित अनुपात में। यही है आपका विक्रम अनुपात का नियम। मेरी समझ में आपको क्लियर हो गया होगा, कहीं आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए। एक बार इसकी परिभाषा आप पढ़िएगा और इसके एग्जाम्पल समझिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? तो कोई दिक्कत हो किसी बताइए, समझ में आ गया ना बेटा? हेलो, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। थैंक यू।